Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Rakesh Jashwal, B204. राकेश जायसवाल B204 जीप वाला फोटो नहीं हटाओगे? हाँ, अभी कोई हैंड रेज किया था। अभी किसी ने हैंड रेज किया था क्या? अभी बहुत लोग हैं जो अभी तक डीपी नहीं लगाए। अब क्या करें बताओ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। B1 रोल नंबर 8, B214, B219 हर क्लास में आके बोलते हैं लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। B214 और यहाँ S और K करके है, पता नहीं B237। दो और लोग हैं अभी कनेक्टिंग में है। राकेश जायसवाल को बोले थे डीपी चेंज करने के लिए, वो नहीं किया। चलो देख लेते हैं एक दो बार और, नहीं तो फिर तुम लोग को रिमूव करना शुरू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या क्या पढ़ा? कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो डेटाबेस है जिसमें डेटाबेस को एक सर्वर पे ना के, सेंट्रलाइज सर्वर पे ना रख के हम लोग उसको डिप्लॉय कर देते हैं अलग अलग सर्वर पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। क्या फायदा है? सेंट्रलाइज डेटाबेस में प्रॉब्लम ये था कि बॉटलनेक और अवेलेबिलिटी वाली इशू होता था। वहां पे एक कंडीशन था, अवेलेबल नहीं होने का मतलब, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब? अगर एक सर्वर है, सारा डेटा वहीं पे है, अगर किसी कारण से सर्वर कुछ टाइम के लिए डाउन होता है तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है, हमको शट डाउन करना पड़ता है मतलब कंप्यूटर को, सर्वर को। जितना देर खराब रहेगा, जितना देर डाउन रहेगा, उतना देर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ये था उसका अवेलेबिलिटी। दूसरा था बॉटलनेक। बॉटलनेक कब कहते थे कि उस सर्वर में इतना रिक्वेस्ट आ जाए जितना रिक्वेस्ट वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। हाँ आशीष सर, इंक्रीज पैरेललिज्म बोलते हैं ना उसको, जो मतलब जो बहुत सारा चीज सर साइमल्टेनियसली होता है तो बिल्कुल, जैसे हाँ, ट्रांजैक्शन। यस, कंकरेंट प्रोसेस, कंकरेंट ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये काम हो गया मेरा। तो हम इससे बॉटलनेक भी का काम भी कर दिए। जब हमारा पूरा डेटाबेस एक से ज्यादा साइट्स पे है, कोई एक साइट डाउन होता है तो बाकी साइट से मेरा ट्रांजेक्शन चलेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस था।
अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? तो 3 तरीका हम लोगों ने देखा। एक तो कंप्लीट रेप्लिका बना सकते हैं। 3 साइट पे डेटाबेस है और जो डेटाबेस एक साइट पे है उसका सेम टू सेम रेप्लिका बाकी 2 साइट पे भी है, तो 3 साइट पे सेम डेटाबेस है। ठीक है, सेम डेटाबेस जब रहेगा तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कोई भी डेटाबेस। तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा एक डेटाबेस से, जो भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन होता है, वो दैट मस्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर रेप्लिका। तब हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट, इसी को बोलते हैं कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, है ना। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए डेटाबेस, ये हमारा ओवरहेड हो जाएगा। जितना सर्वर 1 में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस सारा इंफॉर्मेशन हमको सर्वर 2 और सर्वर 3 अपडेट करना है, और जितना सर्वर 2 में हो रहा है वो सर्वर 1 और सर्वर 3 भी करना है। ठीक है, ऐसा हमको करना पड़ेगा। दूसरा था कि हम पार्शली रिडंडेंट रखें, पूरा का पूरा रिडंडेंट ना रखें, हम लोग पार्शली रिडंडेंट डेटा रखेंगे। पार्शली रिडंडेंट कहने का मतलब क्या, जो रेप्लिका है वो पार्शियल रेप्लिका रहेगा। हमारे डेटाबेस में 100 टेबल है, उस 100 टेबल में 25 टेबल ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, और मेन हमारे डेटाबेस में बॉटलनेक की स्थिति इसी 25 से आ रही है। ठीक है, टोटल अगर हम ये कहें कि टोटल 1 सेकंड में मेरे डेटाबेस में 500 ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो उसमें से 250 ट्रांजेक्शन इस 25 टेबल का आ रहा है। तो हम ये करेंगे कि इसी टेबल को का रेप्लिका बनाएंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा डेटाबेस हमने डिप्लॉय नहीं किए, सम पार्ट ऑफ द डेटाबेस हम डिप्लॉय किए, उससे खर्चा ही बचा मेरा। वहाँ पे जो सर्वर होगा, वहाँ जो हमको स्टोरेज करना पड़ेगा, वह जो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और मेरा वो 200 जो 25 टेबल है उसका जो लोकल साइट से जुड़ा रहेगा उसी सर्वर से उसका क्वेरी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। तीसरा था जिसमें कहीं कोई रेप्लिका नहीं हो रहा था, अलग अलग बांटते थे। ठीक है, जो रेप्लिका था फुल्ली, ये था हमारा स्ट्रिक्टली पार्टीशन, फुल्ली रिडंडेंट एंड पार्शियली रिडंडेंट। ये था हमारा जहाँ पे कि रेप्लिका नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग पार्ट रहेगा, वो बहुत बड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये पढ़े कि हम लोग जो डेटाबेस डिप्लॉय करेंगे अलग अलग साइट पे, वो कितने तरह का होगा। तो वो होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा। वो होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस में वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करेंगे, हर साइट पे एक ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर रन करा रहा हो, एग्जीक्यूट करा रहा हो। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 3 डिप्लॉयमेंट है, 3 डेटाबेस है, और तीनों डेटाबेस हमारे डिपार्टमेंट का है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो तीनों जगह ओरेकल यूज हो रहा है, या तीनों जगह एसक्यूएल सर्वर यूज हो रहा है। तीनों एक ही डेटाबेस का 3 पार्ट है। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करके एक डेटाबेस बनेगा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उसका अलग अलग पार्ट किए हुए हैं स्ट्रिक्टली पार्टीशन वाले में। उस कंसेप्ट में हम लोगों ने कर दिया इसको। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम ऐसे टेबल से हम क्वेरी कर रहे हैं जो टेबल मेरे लोकल सर्वर में नहीं है, वो रिमोट सर्वर पे है, तो हमारा सर्वर बोलेगा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम मंगा दे रहे हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हम मंगा दे रहे हैं। तो ये सर्वर मेरे बिहाफ पे वो क्वेरी उस सर्वर से रन करा के वहां से वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा टेबल का, और हमको एकदम पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा कि हम जो क्वेरी कर रहे हैं, हम जिस सर्वर से जुड़े हुए हैं उस सर्वर से ही हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो कहते क्या है कि होमोजीनियस जो होगा उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा, और क्वेरी प्रोसेसिंग में हमारा दोनों एक दूसरे का, जितना सर्वर एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा। हेट्रोजीनियस में जैसे उल्टा है, हेट्रोजीनियस में अलग अलग साइट के डेटाबेस अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के पार्ट होंगे। जब ऐसी बात होगी तो कोऑपरेशन तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम क्वेरी करेंगे, जब हम डेटाबेस टू डेटाबेस जब क्वेरी कराएंगे, तो हमको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा, नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड के श्रेणी में उसको रखेंगे नहीं, दैट वुड नॉट बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो कहते हैं कि हेट्रोजीनियस जहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही अलग है, वहाँ पे बहुत हल्का फुल्का, बहुत छोटा, बहुत
कम कॉपरेशन मिलता है। नहीं मिलेगा तो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहा जाएगा, है ना। कॉपरेशन विल बी वेरी लिमिटेड इन हेटेरोजेनियस डेटाबेस, हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग का जो तवज्जो चाहिए, हम लोग का जो कंसंट्रेशन है, वो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे है, ठीक है। क्योंकि आरडीबीएमएस में हम होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ही क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और हम लोग रेप्लिकेशन भी देख लिए थे। रेप्लिकेशन के बाद एडवांटेज ऑफ रेप्लिकेशन हम लोग देखे थे कि देख रहे थे शायद, ठीक है। नहीं देख सर एप्लीकेशन एक बार बताइए ना सर। हाँ, तो हम लोग क्या पूछे प्रिंस? एप्लीकेशन सर। रेप्लिकेशन, यस सर। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, मतलब उसका डुप्लीकेट बना देना, उसका कॉपी कर देना, उसका कॉपी कर देना। अगर हम तुमको बोले कि ये माउस है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा माउस बना देना है, तो हम बोलेंगे दैट माउस विल बी रेप्लिका ऑफ दिस माउस, रेप्लिका ऑफ दिस माउस, ठीक है। तुम देखो बहुत सा ब्रांडेड कंपनी का बहुत सारा चीज आता है और उसका रेप्लिका मार्केट में मिलता है, उसका मास्टर कॉपी बोलो या रेप्लिका बोलो, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ब्रांडेड, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड जो महंगा है, रॉलेक्स का घड़ी, उसका भी रेप्लिका आता है, जो मास्टर कॉपी बोलता है रेप्लिका आता है। कहाँ हजारों हजार का घड़ी, वहाँ तुमको 1000-1200 में मिल जाएगा, उसी को रेप्लिका कहते हैं। रेप्लिका उसका एग्जैक्ट मेक जो तुम देख के अंतर नहीं कर पाओ, इस तरह का रेप्लिका। बहुत जो डुप्लीकेट माल हम लोग नहीं बोलते हैं, वही वाला, ठीक है। यहाँ तुम गए किलर का जीन्स खरीदे, बहुत महंगा मिला, और उधर डुप्लीकेट किलर का जीन्स बना रहा है, वो 400-500 रुपये में बेच रहा है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगे, इसीलिए कि वो दोनों जीन्स जो है एकदम एग्जैक्टली सेम फैब्रिक टेक्सचर लगेगा, सेम लेबल लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो इसका बोलते हैं कि ये रेप्लिका है, या बोलते हैं कॉपी है। और मास्टर कॉपी भी एक वर्ड यूज होता है। समझ में आ रहा है प्रिंस? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो रेप्लिकेशन, तो एडवांटेज क्या है रेप्लिकेशन का? तो रेप्लिका होने से अब होगा, मेरे पास एक फ्रिज है, तो जितना सामान रखेंगे उसी में रखेंगे, पूरा भरा रहेगा एकदम, दरवाजा खोले भड़बड़ा के गिर जाएगा कुछ। लेकिन उसका रेप्लिका एक और फ्रिज हम किसी तरह से क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम दोनों में बराबर बराबर बांट के रखेंगे, ठीक है। तो हम जो सामान इसमें नहीं रख पा रहे थे, अब भरा होने के कारण उसमें रख पाएंगे। एक फ्रिज खराब हो जाएगा तो दूसरा फ्रिज तो मेरे पास रहेगा। ये है हमारा अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबल जो है वो हमारा बढ़ जाएगा अगर रेप्लिका रखेंगे तो, ठीक है। डेटाबेस में अगर समझना चाहें तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर मान लो जब 2 रेप्लिका हम रखे हुए हैं डेटाबेस का, और दोनों रेप्लिका रखेंगे, डेटाबेस टू डेटाबेस का कनेक्शन होगा ही होगा, तो उसको हर डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस को अपडेट करते रहना है कि भाई मेरे अंदर आज ये एंट्री हुआ है, तुम भी अपना अपडेट कर लो, मेरे यहाँ ये चेंज हुआ है आज, तुम भी कर लो, है ना। नहीं तो क्या होगा कि मान लो हम देखना चाहते हैं प्रिंस का रोल नंबर, अभी है 32, बाद में हो गया 34, ठीक है। तो जिस सर्वर में 32 हुआ, जिसमें 32 था और जिसमें दोनों में 32 था, इसको 34 कर दी, ये अपडेट नहीं किया। मान लो अपडेट नहीं किया तो क्या होगा कि कभी हम क्यूरी करेंगे रोल नंबर, तो इस सर्वर से अगर क्यूरी परफॉर्म होगा तो हमको 32 देगा, अब बाई चांस इस सर्वर से क्यूरी ना परफॉर्म हो और क्यूरी उस सर्वर से परफॉर्म हो जाए तो वो देगा 34 देगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, डेटाबेस सत्य नहीं बोल रहा है या कन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डेटाबेस आपस में तो कनेक्शन है दोनों, ठीक। अब रहा बात कि हम इस सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कुछ क्यूरी रन करा रहे हैं, और ये सर्वर अभी बिजी है या बॉटलनेक है या कंजेशन है या डाउन है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में नॉर्मली हमारा क्यूरी प्रोसेस नहीं होता, लेकिन क्या हुआ कि हमारा क्यूरी दूसरे सिस्टम को भेज दिया गया, तो हमारा क्यूरी रन कर गया, ठीक है। अगर रेप्लिका नहीं होता तो उस समय मेरा क्यूरी रन नहीं करने वाला था किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रीजन से, लेकिन अभी हमको अवेलेबल करा दिया गया क्योंकि वो 2 कॉपी था, ठीक है। पैरेललिज्म इंक्रीज हो जाता है, कैसे? बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, हमको बहुत सारा ट्रांजेक्शन है और बहुत सारा क्यूरी हमको रन कराना है,
तो हम एक एक जो रेप्लिका है उससे हम नहीं करा पा रहे थे, तो दूसरे रेप्लिका से करा लेंगे, दूसरे रेप्लिका से करा लेंगे। तो ये हम काम कर सकते हैं। इफ देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेनी साइट इन्वॉल्विंग द रीडिंग द रिलेशन आर, रीडिंग द रिलेशन आर कहने का मतलब किसी टेबल को पढ़ना चाह रहे हैं, कोई टेबल है जिसका नाम है आर, उसको पढ़ना चाह रहे हैं और बहुत सारा ट्रांजेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग देखे थे ना कंकरेंट प्रोसेस एनोमली, मेरे अकाउंट से 2 ट्रांजेक्शन हो रहा था, एक हम एटीएम से पैसा निकाल रहे थे और एक ऑनलाइन परचेज कर रहे थे। तो दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों जो विड्रॉल है वो एक साथ सर्वर को हिट करता है, दोनों एक साथ सर्वर को हिट करता है, तब क्या होगा? Then several sites can process query in the parallel. It also minimizes the movement of data between the sites because more copies fulfill the need of the each site. हमारे पास एक चीज है, not only for the database, entire computer system में जो लागू होता है वो ये कि किसी फाइल डेटाबेस ऑल्सो इज द फाइल, हम 2 बार राइट नहीं करते, एक साथ साइमल्टेनियस राइट नहीं कर सकते, 2 प्रोसेस उसको राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। रीड हम कर सकते हैं, रीड हम साइमल्टेनियस प्रोसेस रीड कर सकता है, लेकिन 2 साइमल्टेनियस प्रोसेस एक साथ राइट नहीं कर सकता है, उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो रीड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं अलाउ कर सकते हैं कि जो टपल यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, सेम टपल उस साइट पे भी मॉडिफाई हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम अलाउ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपडेशन करने के बाद हम उसको अपडेट करना चाहेंगे, उसमें अपडेशन होने दो, हमको अपडेट करना चाहेगा, दोनों कंडीशन में किसी न किसी सर्वर का वो टपल का इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा ना। हम अभी कुछ अपडेट किए, तुम उस सर्वर पे अपडेट किए, दोनों चाह रहा है कि एक दूसरे को बता दें कि भैया मेरे अंदर ये अपडेशन हुआ है, ठीक। तो किसी एक का जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, या बोलो डर्टी डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो नॉर्मली परफॉर्म कैसे होता है? तो जो टपल में हमको अपडेशन करना पड़ता है, जो सर्वर अपडेट करता है वो बाकी अपने सारे रेप्लिका में इंफॉर्मेशन देता है कि भाई फलाना टपल जो है वो अभी हम जा रहे हैं उसमें लिखने जा रहे हैं, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, जैसे हम वॉशरूम यूज करते हैं, ठीक है, वॉशरूम यूज करते हैं, लॉक कर देते हैं, तो जब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे कोई और अंदर नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही होता है, एक्सक्लूसिवली वो लॉक हो जाता है कि भाई हम इस पे जा रहे हैं मॉडिफिकेशन करने, वो सारा का सारा सर्वर उसको लॉक कर देता है। अगर कोई तुम राइट क्यूरी देते हो, राइट इंस्ट्रक्शन देते हो वहाँ पे, तो वो तुम्हारा राइट नहीं होगा, वहाँ पे राइट नहीं होगा, तुमको वेट करना पड़ेगा जब तक हम उसको कमिट नहीं कर लें, वो लॉक नहीं हटाएंगे 1 ईयर। इससे हमारा वो इनकंसिस्टेंसी वाला जो चांस है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो 2 होने से पैरेललिज्म तो होगा, लेकिन किस में? सिर्फ रीड में, पहला बात। दूसरा बात, अलग अलग टपल में कर सकते हैं। हम टपल नंबर 1 में अपडेट कर रहे थे, उस सर्वर में टपल नंबर 3 में अपडेट हो रहा था, और उस सर्वर में टपल नंबर 5 में अपडेट हो रहा था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, डिसएडवांटेज भी देखे होंगे। Since there are replicas of a relation, the system must ensure that all replicas of the relation are consistent. It means if one of the replica is updated, this update must be done on all replicas at all the sites. Replicas मतलब समझो कॉपी, ठीक है। अगर न याद हो ये वर्ड तो हर रेप्लिका की जगह पे तुम कॉपी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में या अपने नोट्स में, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना मस्ट बी डन ऑन ऑल कॉपीज ऑफ एट ऑल द साइट्स, द रिजल्ट इन इंक्रीज ओवरहेड। हमारे पास एक सर्वर है, सोचो उसके साथ कितना क्लाइंट होगा, कितना ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, लाख एंड लाख ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, वैसा हर सर्वर पे हो रहा होगा। ये छोटा मोटा डेटाबेस का तो बात कर नहीं रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इतना ह्यूज ट्रैफिक है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, छोटा मोटा डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवे हो सकता है, IRCTC का सर्वर,
हो सकता है, उनको बैंक का हो सकता है, गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है, गूगल का सर्वर हो सकता है, याहू का सर्वर हो सकता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन का भी सर्वर हो सकता है। इसका मतलब हम वैसे बड़ा ह्यूज डेटा और डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली जो रिक्वेस्ट आएगा प्रोसेसिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमको रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस सर्वर पे परफॉर्म होगा, ये सर्वर बाकी सर्वर को अपडेट करेगा। उधर उसका हो रहा है तो ये भी अपडेट कर रहा है। एक ओवरहेड है ना, कितना डेटा का मूवमेंट होगा सोचो। जहाँ कुछ अपडेशन हुआ, हम इस सर्वर से उस सर्वर को वो अपडेशन हम परफॉर्म करवाएंगे, ये अपडेट कर लो, उसको अपडेट कराएंगे। अपडेशन में मतलब इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन सब, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नमन, तुम फोन कर रहे थे क्या कल? नमन, सुन रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो। सर कल किए थे, क्या कुछ बात? कुछ समझ नहीं आया था सर, वो आ गया समझ में, यूट्यूब से ले अच्छा लिए अच्छा, हेल्प। ओहो, एक्चुअली नंबर सेव नहीं था तुम्हारा, तो पता नहीं चला, बाद में पता चला कि तुम्हारा था। बहुत लेट नाइट। ओके, यहाँ तक तो हो गया सब, बात समझ में आ गया सबको? बढ़े आगे? सर Yes, sir. गुड। हम लोग अब बात करेंगे कि हम पार्टीशन 3 तरह से कर रहे थे ना। एक स्ट्रिक्टली वाला कर रहे थे। स्ट्रिक्टली पार्टीशन मतलब, इसका मतलब कि रेप्लिका नहीं रहेगा, मतलब स्ट्रिक्टली पार्टीशन में रेप्लिका नहीं है। डेटाबेस यहाँ जो है, वहाँ जो है और यहाँ जो, तीनों डेटाबेस को 3 भाग में काट दिए हैं, 3 भाग में काट दिए हैं। हॉरिजॉन्टल काटे हैं या वर्टिकल काटे हैं, वो हॉरिजॉन्टल काटे हैं, वर्टिकल काटे हैं, ये अलग बात है, वो समझेंगे अभी हम लोग। लेकिन डेटाबेस को अलग अलग काटे हैं। रेप्लिका में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेप्लिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट केसेस में रेप्लिका ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रैगमेंट्स होने में, फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो एक अलग कंडीशन हो जाता है, वो एक अलग कंडीशन हो जाता है। लेकिन एक हमारे पास आइडिया है कि हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा डेटाबेस 10 जीबी का है, और 10 जीबी का डेटाबेस अगर हम रेप्लिका बनाते हैं तो 10 जीबी वहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 10 जीबी तो बहुत कम बोल दिए। लेकिन हम अगर पार्टीशन करते हैं तो क्या होगा कि 3 पार्टीशन बोलेंगे तो 3 जीबी, 3 जीबी या 3.5 जीबी या 4 जीबी वहाँ पे, तो बहुत कम मेरा रिसोर्स इंगेज होगा। तो जो टेबल मेरे पास है, जो डेटा हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सारा क्यूरी हम फुलफिल करेंगे। और जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है उसको हम दूसरे सर्वर, मतलब तुम्हारे पास भेज देंगे, और जो उसके पास नहीं है हम उसको तीसरे के पास भेज देंगे। तो वहां से वो क्यूरी परफॉर्म होकर आ जाएगा। सेम काम बाकी दोनों सर्वर भी करेगा। जो लोकल मशीन है उसका, जो लोकल मशीन है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सारा क्यूरी वो प्रोसेस कर देगा, और जो उसके वश की बात नहीं है, जो उसके पास नहीं है इंफॉर्मेशन, उसको भी वो पास कर देगा, ठीक। तो उसके पास लिस्ट रहेगा लोकल, उसके पास लिस्ट रहेगा कि जो मेरे पास नहीं है, बाकी पार्ट जो है वो किस सर्वर के पास है, वो किस सर्वर के पास है, वो रखेगा इंफॉर्मेशन, उसी सर्वर को वो डेटा भेजेगा। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस सिस्टम पार्टीशन द रिलेशन इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स and stored into several fragments and store each fragment at the different site। समझ में आ गई बात? उसको फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, है ना, मतलब कपड़ा को जो काट देते हैं वैसे ही एक फ्रैगमेंट हो जाता है, दूसरा फ्रैगमेंट हो जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन जो होगा वो 2 तरीके से होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रैगमेंटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन एंड वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन किसको कहेंगे? अगर मान लो ये मेरा रिलेशन है, टेबल है, और टेबल में हमको इसको, क्योंकि हम लोग छोटा टेबल लिए से बहुत कम कम समझने के लिए लिए हैं इसको, ह्यूज टेबल में जहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड है, वहाँ पे समझना। अमेजॉन का ये प्रोडक्ट लिस्ट है, अमेजॉन के साइट पे जितना प्रोडक्ट मिलता है, या बिग बास्केट जितना प्रोडक्ट मिलता है उसका डेटाबेस है। बिग बास्केट का तो फिर भी कम है। इट स्प्लिट द रिलेशन बाय असाइनिंग ईच टपल ऑफ आर टू और मोर फ्रैगमेंट्स। These fragments contain sufficient information to allow reconstruction of the original relation R। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मेरे पास एक टेबल था,
इस टेबल में हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन में क्या किए कि उस टेबल का कुछ रिकॉर्ड यहाँ रखे, कुछ रिकॉर्ड वहां रखे, कुछ रिकॉर्ड वहां रखे। ठीक है, मान लो हम किसी एक बैच में टोटल 60 बच्चे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 साइट रख रहे हैं, हम 2 स्ट्रिक्टली पार्टीशन बना रहे हैं, तो हम उस 60 बच्चों में से 30 लोगों का रिकॉर्ड इस सिस्टम पे है, बाकी 30 लोग का उस सिस्टम पे है। तो रोल नंबर 1 to 30 यहाँ पे है और 31 to 60 वहाँ पे, ऐसा करके हम रखेंगे। ठीक है, तो फ्रैगमेंट कंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अलाउ रिकंस्ट्रक्शन ओरिजिनल रिलेशन आर। अगर मान लो ऐसा कुछ क्यूरी हम रखते हैं वेयर वाला क्लाउज लगा के, जहाँ की हमको एज ए दोनों टेबल कंबाइंड टेबल मिला के हमको रन करना है, कंबाइंड टेबल मिला के रन करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फुल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, जिसका फुल मार्क्स 90 और उससे बड़ा है, उस सब टपल को हमको दिखाइए। ऐसा क्यूरी करते हैं, तो वैसा क्यूरी तो 1 से 30 में भी होगा, इस साइड पे भी होगा, उस साइड पे भी होगा, दोनों साइड मिला के हमको वो फिल्टर करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा कि इतने बच्चे हैं जिनका नंबर 90 से है। तो इस कंडीशन में हमारे पास दोनों सर्वर पे इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जब चाहे तब R1 और R2 को मिला के रिलेशन R हम क्रिएट कर सके। दोनों पार्टीशन को, दोनों फ्रैगमेंट को मिला के एक होल टेबल क्रिएट किया जा सके। समझ में आ रही है बात? सर इस केस में फ्रेगमेंटेशन होगा, मान लीजिए कि R1 और R2 मतलब इंटर रिलेटेड है, तो मतलब R2 दूसरे सर्वर पे और R1 एक सर्वर पे रहेगा, तो उस केस में होगा फ्रेगमेंटेशन। यही तो फ्रैगमेंटेशन है ना, हॉरिजॉन्टल में ऐसे ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल देखो, एक टेबल है, एक टेबल को कैसे हम पार्टीशन कर सकते हैं, सोच के देखो हॉरिजॉन्टल और और वर्टिकल। क्या क्या हो सकता है। और एक टेबल है, एक टेबल में 10 फील्ड है, 10 फील्ड है और 1000 रिकॉर्ड है। हम इसको बांटना है, इतना हम सेव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या उपाय है बताओ, सोच के बताओ सब लोग। उस टेबल को हमको 2 साइट पे रखना है, बांट की जगह नहीं मेरे पास, या ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं करा पा रहे हैं, तो 2 ही तरीका है मेरे पास। एक तो तरीका ये है जो अभी हम देख रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 1000 रिकॉर्ड है, तो 500 रिकॉर्ड इस सिस्टम पे, 500 रिकॉर्ड इस सिस्टम पे। ठीक है, 500 रिकॉर्ड इस सिस्टम पे, 500 रिकॉर्ड उस सिस्टम पे रखेंगे। और ऐसा ऐसा तरीका, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा एल्गोरिथम यूज करेंगे कि हम दोनों टेबल को कंबाइन करके हम क्यूरी रन करा लें। मतलब मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन रहेगा कि दोनों टेबल को जोड़ के हम एक मेन टेबल, जो मेरा ओरिजिनल टेबल है, वैसा हम क्रिएट कर पाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहेगा कि अगर 10 फील्ड था, 10 एट्रीब्यूट था, तो एक टेबल का जो था ना 1000 रिकॉर्ड है, तो पूरा का पूरा हम 3 एट्रीब्यूट्स का यहाँ रखेंगे, 3 एट्रीब्यूट्स का वहां रखेंगे। तो वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन, एक तो कटिंग ऐसे हुआ है ना, एक कटिंग ऐसे हुआ तो हम उसमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कटिंग कर लिए, एक कटिंग ऐसे हुआ तो इधर कुछ फील्ड रह गया, इधर कुछ फील्ड रह गया। ठीक है, तो ऐसा यही 2 तरीका है जब हम फ्रैगमेंट करते हैं। ठीक है आशीष? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक टेबल है, टेबल का हम लोग रिकॉर्ड का फ्रैगमेंट बना रहे हैं। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड जो है वो R1 है, ये R2 है, R3 है। R1, R2, R3 तीनों 3 सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ठीक, जब हमको R क्रिएट करना पड़ेगा तब क्या करेंगे? We reconstruct the relation R by taking the union of all the fragments. तीनों का फ्रैगमेंट ले लेंगे, सॉरी यूनियन ले लेंगे तीनों फ्रैगमेंट का, तो हमको R मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो हमारे पास क्यूरी है जिसमें हम शेड थ्योरी का बहुत सारा हम रन करा सकते हैं। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और सबसेट नहीं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम यहाँ पे हमारे क्यूरी में ऑप्शन दिया गया है करने के लिए। ओके, इसके बाद वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन। Vertical fragmentation split the relation by decomposing the schema R of the relation R. ठीक, each relation contain a common key attribute. हमको जोड़ना रहेगा, तो हम जो काटेंगे, और मान लो कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस यहाँ रह गया, बैच, फोन नंबर और कुछ और भी जो डिटेल था उधर रह गया, तो पता तो चलेगा नहीं कि कौन सा टपल, किसका टपल कट गया। तो हमको दोनों को रिलेट करने के लिए
हमको जो कटिंग होगा, जो की होगा, जो प्राइमरी की होगा या जो भी की एट्रीब्यूट होगा जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको वहां रखना पड़ेगा। ठीक है, वहां रखना पड़ेगा। यहाँ से हम रोल नंबर 1 का डेटा उठाएंगे। यस वर्षा, कुछ बोली क्या? यहाँ से हम एक उठाएंगे और वहां से उसी रोल नंबर का उठाएंगे और दोनों कनेक्ट करेंगे तो हमको एक टपल कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन स्प्लिट द रिलेशन बाय डिकम्पोजिंग मतलब उसको डिकम्पोज करना, तोड़ना, ब्रेक करना। ओके, schema R of the relation R, each relation contain a common key attribute। तो ये हमारा होगा ये 3 और ये 2, ये R1 R2 R3 हम लोग डिकम्पोज कर दिए। और सपोज करो कि A हमारा प्राइमरी की है, की एट्रीब्यूट A है। हाँ, कौन कुछ पूछना है क्या किसी को? ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, तो हमको एक रिलेशन R1 मिला, एक R2 मिला, एक R3 मिला। अब इसको बाद में कनेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि रोल नंबर तो इस टेबल में है, ABC में है, ए रोल नंबर की एट्रीब्यूट है। तो ये जब इससे काट देंगे बाकी दोनों को तो कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब क्या किया जाए? तो भाई जो प्राइमरी की है उस सब में रखा जाएगा। तो ABC एक सर्वर पे रहेगा, ADE दूसरे सर्वर पे रहेगा, AFG तीसरे सर्वर पे रहेगा। ये तीनों मिला के हम कहेंगे कि हमारा जो फ्रैगमेंट है वो हो गया और डिप्लॉय कर दिए तीनों डेटाबेस, तीनों सर्वर पे मेरा डेटाबेस। ठीक है आशीष? यस सर। We can reconstruct relation R from fragments by taking the natural join। ज्वाइन हम RDB में पढ़ते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ज्वाइन कंडीशन है कि कैसे ज्वाइन करते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन करेंगे तीनों डेटाबेस को, तीनों रेप्लिकास को, सॉरी तीनों फ्रैगमेंट को, तो हमको ये R मिल जाएगा। वहां हम लोग यूनियन करके तीनों R निकाल लेते हैं और यहाँ ज्वाइन करके हम पूरा का पूरा डेटाबेस निकाल लेंगे। ठीक है, हमको जो प्राइमरी की है वो मैच कराना पड़ेगा। व्हेन R1.A बराबर R2.A ऐसा करके हम लोग नेचुरल ज्वाइन करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद मतलब समझो ना कि 3 पेपर है, तीनों पेपर पे ऐसा लिखा हुआ है। तो रोल नंबर 1 सुनो, आगे पीछे करेंगे तब ना एक साथ हमको रोल नंबर 1 का डेटा दिखेगा। तीनों पेपर को हमको अलाइन करना पड़ेगा, समझ रहे बात को, है ना? तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीनों को रोल नंबर के बेसिस पे अलाइन कर देंगे तो हमको तीनों पेपर में जो एक टपल मिलेगा वो कंप्लीट डेटाबेस का टपल मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। अब बात करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, एकदम फील फ्री टू आस्क, एकदम बिंदास। नहीं समझ में आया पूछो। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है सर? R1 R2 R3। अभिमन्यु तुम्हारी आवाज बहुत हल्की सी आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो। ये सिंबल है ना जो R1 R2 R3 के बीच नेचुरल में ज्वाइन, है। नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, दिस इज अ नेचुरल ज्वाइन। ओके सर। ठीक है, तो हम ये समझे कि तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते चले। अपराजिता, गोलू, भवेश, मानसी, जूही, अमन कुमार, समझ में आ रहा है जी? यस सर। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब, ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो हमको एकदम आर पार दिख जाएगा, हमको आर पार दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आजकल बड़ा फैशन में है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदें और उसका जो केस है वो ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, अंदर का सब सर्किट वर्किट पंखा उनका सब दिख रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना। बहुत सारा घड़ी भी तुम देखोगे कि वो उसका जो आउटर केस है वो ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, अंदर कौन कौन सा गियर कैसे घूम रहा है सब दिखेगा। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है कि हम अंदर का चीज कितना, किस लेवल तक तुमसे हाइड करके रख सकते हैं या हमको तुमको दिखाना है, रिवील करना है या हिडन रखना है।
कितना किस हद तक हमको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, ये बात है। ठीक है, ओके। तो इन डेटाबेस distributed database system, the user should be able to access the database exactly as if all the fragments are at local system. हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं कि हमको जो चीज जरूरी नहीं है यूजर के लिए, उसको उससे बचा कर रखें, उसको रिवील ना करें, हिडन रहना चाहिए वो चीज। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम अगर अमेजोन से या गूगल से कुछ भी हम इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं और हमको ये पता चल जाए कि अच्छा ये वाला जो डेटा था ना, ये यहाँ इस सर्वर पे नहीं था, ये दूसरे सर्वर से मंगा के दिया जा रहा है। ठीक है, ये दूसरे सर्वर से मंगा के दिया जा रहा है, हमको पता चल जाए। तो हम ये पता चलना बहुत बड़ी बात है। पता चलने का मतलब है कि बहुत सारा सिक्योरिटी हजार्ड भी हो सकता है और हमको ये बहुत कुछ, तो कंपनी चाहेगी और हम भी चाहेंगे कि हमको इतना पचड़ा में नहीं पड़ना पड़े, अगर हम चाह रहे हैं कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। आपको जैसे करना कीजिए और हमको हेडेक नहीं चाहिए कि भैया आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, आपका जो काम है चेन्नई से होने क्या आने वाला है, चेन्नई वाला सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट, मतलब हमेशा कुछ क्वेरी दिखे और हमको मैसेज दे दैट योर क्वेरी इज नॉट इन माय लोकल सर्वर, सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द चेन्नई सर्वर, प्लीज वेट। सोचो तो कैसा लगेगा। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए, और हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जितना क्वेरी है लोकल सिस्टम पर रन कर रहा है। पहला बात तो ये। सो हाइडिंग डिटेल सच एज डेटा स्टोरेज, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो सारा का सारा डिटेल जो है डेटा एक्सेस का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सेस मेथड का, ये सारा का सारा हाइड करके रखें, वो सारा का सारा हिडन रहेगा, इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसपेरेंसी को भी 3 लेवल पे समझेंगे कि लोकल ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होगा और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होगा। ठीक है, ये 3 तरह का ट्रांसपेरेंसी है। क्लियर है? बढ़े आगे। Yes, sir. Local transparency. If the local transparency, the table or its fragments are stored at the remote site in a distributed database, should be completely hidden to the end user. Local transparency में हम ये कह रहे हैं कि टेबल और उसका फ्रैगमेंट्स रिमोट साइट पे है, ये हमको पता नहीं चलना चाहिए। एज ए यूजर हमको वो पता नहीं चलना चाहिए, हमारे हमसे वो हिडन होना चाहिए। ठीक है, the address of the remote site and the access mechanism are completely hidden. हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने लोकल सर्वर को करेंगे, हम उसी के साथ कनेक्टेड हैं, हम रिमोट सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। हमको वो जो एक्सेस मिलेगा दूसरे रिमोट लोकेशन का सर्वर का, वो हमारा सर्वर करके देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो एड्रेस भी नहीं पता है हमको, एक्सेस मैकेनिज्म भी नहीं पता है कि उस वहां पे कैसे हम जाएंगे, हमको वहां ऑथराइजेशन भी नहीं मिलेगा लॉगिन करने का। ठीक, ये सबका सब हमारा वो हिडन रहेगा। लोकल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर दैट द यूजर कैन क्यूरी ऑन एनी टेबल और फ्रैगमेंट्स ऑफ द टेबल इफ दे वेयर स्टोर्ड लोकली इन द यूजर साइट। अगर जो हमको टेबल और फ्रैगमेंट हमारे लोकल सिस्टम पे है, उसे तो बड़ा आराम से क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है, एनी टेबल और फ्रैगमेंट्स ऑफ द टेबल इफ दे वेयर स्टोर्ड लोकली इन द यूजर साइट, ये तो होगा ही होगा। दूसरा, in order to incorporate location transparency, DDAVS should have access to updated and accurate data dictionary and DDAVMS directory which contain the detail of locations of database. अगर incorporate location है तो DDAVMS क्या करेगा, वो हमारा जैसे भी नहीं बताया कि हम कुछ ऐसा क्यूरी प्रोसेस करना चाहते हैं जो दूसरे सिस्टम पे हो, तो वहां पे क्या करेगा, जो DDAVMS should have access to updated and accurate data dictionary and DDBMS directory which contain the detail of location of the database, जो कंटेन करेगा सारा का सारा डेटाबेस को। सचिन राज अभी आ रहे हो या फिर थे और लॉग आउट हो गए थे?
अच्छा, हमको तो अब तो लाइसेंस वाला जूम है, यहाँ तो कौन कब लॉगिन कर रहा है, कब लॉग आउट हो रहा है, कितने देर के फिर लॉगिन कितने बजे किया, सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा। दूसरा था फ्रैगमेंट ट्रांसपेरेंसी। फ्रैगमेंट ट्रांसपेरेंसी enable user to query upon any table as if it were not a fragmented, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हम अगर कोई क्यूरी रन करा रहे हैं तो हमको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसे ये फ्रैगमेंट टेबल नहीं था, और सारा का सारा टेबल यहीं पे था, सारा का सारा टेबल मेरे ही साइट पे था, इसी लोकल साइट पे था, और हमको वैसे मिलेगा, हमको वैसे ही फील होना चाहिए एज ए यूजर। इट्स हाइड दैट द टेबल the user incurring on it actually a fragment or union of some fragments. This is somewhat similar to user of SQL views, where the user may not know that they are using a view of a table instead of the table itself. Actually, हम लोग जब SQL देखेंगे तो हम देखेंगे व्यू के बारे में कि किसी भी टेबल का एक वर्चुअल टेबल जो बनता है वो उसको हम लोग व्यू कहते हैं, दैट इज व्यू। उसका सारा प्रॉपर्टीज टेबल जैसा होगा, लेकिन इट इज नॉट अ फिजिकल टेबल। ठीक है, ठीक है ना, वर्चुअली टेबल जैसा लगेगा वो। तो वही कह रहे हैं कि हम जब व्यू अगर हम देते हैं तो वो काम करने के लिए कि इसमें तुम व्यू में कुछ काम करो, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम व्यू में काम कर रहे हो कि तुम टेबल में काम कर रहे हो। सारा का सारा क्यूरी भी वैसे लिखा जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं व्यू को कि दैट इज द वर्चुअल टेबल, वैसे ही कह रहे हैं कि हम जब तुम फ्रैगमेंट के साथ जब क्यूरी प्रोसेसिंग कराओगे तो वर्चुअली एक जैसा काम वैसे ही काम करेगा जैसे कि कोई फ्रैगमेंट बनाया ही नहीं गया था। ठीक है, तो तीसरा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि हमारा टेबल अलग अलग साइड पे पूरा का पूरा कॉपी कर दिया गया है, सारा का सारा रेप्लिका है, सारा का सारा कॉपी है। Replication transfer ensure that the replication of database are hidden from the user. It enable user to query upon a table as if only a single copy of the table exists. Replication transparency is associated with the concurrency transparency and the failure transparency. समझते हैं इसको? क्या अभी तक किसी को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम IRCTC से टिकट कटा रहे हैं और हम पटना में बैठकर टिकट कटा रहे हों या हम बैंगलोर में बैठकर टिकट कटा रहे हों, तो दोनों अलग अलग सर्वर से काम हो रहा है, ऐसा कभी महसूस हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। लेकिन अभी हम फोन करते हैं किसी मुंबई में किसी को फोन करते हैं तो या तो ये वाला जो न्यूज है तुम्हारा कोरोना वाला, मास्क पहनने वाला, चाहे कूड़ा वाला, चाहे एनीथिंग, वो हमको मराठी में सुनाई देगा। नॉट इवन तुम अगर महाराष्ट्र चल जाओ, चेन्नई चल जाओ, मुंबई चल जाओ, नागपुर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, तो हम तुमको फोन करेंगे और तुम्हारा फोन एंगेज रहेगा तो वहां हमको मराठी सुनाई देगा। ठीक है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम महाराष्ट्र में कहीं पे हो, अंदाजा लगा लेंगे तुम महाराष्ट्र में कहीं घूम रहे हो, बंगला बोलेगा तो समझ जाएंगे तुम वेस्ट बंगाल में कहीं पे हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुआ, तुम कहाँ हो हम तुमको पता चल पा रहा है हमको सिर्फ उस बात से। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हम क्यूरी करते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, हम पटना से करें या चाहे बेंगलोर से करें, चाहे हम उधर कश्मीर में जाके करें, कहीं से क्यूरी करें और हमको सेम टू सेम प्रोसेस हो रहा है, तो हमको ये जानकारी, ये एहसास नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग रेप्लिका ऑफ द डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी एसोसिएटेड विद concurrency transparency एंड द फेल्योर ट्रांसपेरेंसी। रेप्लिकेशन जो होगा, कंकरेंसी मतलब हमारा डेटा कंकरेंटली काम कर रहा है एक दूसरे के साथ, या फेल्योर हो गया तो मेरा डेटा सारा का सारा उस सर्वर से आ रहा है, सब का सब हिडन है, मेरे सब का सब हिडन है। हो सकता है कि थोड़ा सा लैटेंसी बढ़ जाए, मेरा लैटेंसी बढ़ जाए, हम अभी इंटर करने के बाद 0.12 सेकेंड में सारा सर्च रिजल्ट हमको दिखा रहा था। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि मेरे निकट का जो गूगल का जो सर्वर है वो कभी डाउन हो तो हमको 0.12 सेकेंड की जगह पे 0.20 सेकेंड हमको लग जाए। ठीक है,
क्या है कि वो कहीं दूर रिमोट लोकेशन से सर्च करके लेके आ रहा है पूरा इंफॉर्मेशन, पर हमको ये समझ में नहीं आएगा कि फेल्योर हो गया यहाँ वाला, तो फेल्योर ट्रांसपेरेंसी भी हो गया, कंकरेंट प्रोसेस हो रहा है, ये भी हमको समझ में नहीं आएगा। ये सारा का सारा डेटाबेस का बात है। in concurrency transparency, whenever a user updates a data item, the update is reflected in all the copies of the table without knowing to user. अब ये सब बात है, हम अपने टेबल में हमको जब यही नहीं पता है कि रेप्लिकाज है, तो रेप्लिका अपडेट हो रहा है कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस ये बात है। In the failure transparency, if failure of the one site occurred, the user can still process with his query using replicated copy of the database, ठीक है, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ फेल्योर। समझ में आ रही है सब बात? सब पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. तो ये ट्रांसपेरेंसी था कि हम एक शॉर्ट में हम बात करें तो हम जो क्यूरी कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि हम रेप्लिका वाले डेटाबेस से कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा जो सर्वर जिससे हम कनेक्टेड थे वो फेल हो गया था, वो डाउन था, तो हमारा इंफॉर्मेशन कहीं और तो लाके दिया जा रहा है। हमको ये भी नहीं पता है कि हम डेटाबेस से जो क्यूरी कर रहे हैं वो कंकरेंट क्यूरी प्रोसेस किया जा रहा है। ये हमको कोई चीज नहीं बताया जाएगा, किसी तरह कोई चीज हेडेक हमको नहीं लेना है, न लेना है और न दिया जाएगा, ठीक है। अब रहा कंकरेंसी कंट्रोल कैसे होगा। कंकरेंसी कंट्रोल होगा कैसे, तो ये हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल एनोमलीज में देखे थे, या फिर देख लेते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल और डेडलॉक, ये दो चीज था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कैसे होगा। अब यहाँ पे टाइम का ध्यान रखना जी, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल, व्हेन टू कंकरेंट ट्रांजैक्शंस अकर्ड, देयर मे बी इनकंसिस्टेंट डेटाबेस if account have the balance of 5,000 and two simultaneous transactions done on the same account, तो दो साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं सेम अकाउंट पे, तो अकाउंट तुम्हारा हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का, ठीक है। सेम टाइम कहने का मतलब क्या, 10:01 पे T1 एग्जीक्यूशन में आया, तो 10:01 पे T2 भी एग्जीक्यूशन में आया, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों कंप्यूटर का जो क्लॉक स्पीड है, जो मेमोरी है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हर जो ट्रांजेक्शन का हर स्टेटमेंट जो है वो दोनों सब का सब एक साथ एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक, ओके। तब क्या होगा, रीड अकाउंट, दोनों क्या रीड अकाउंट, सबसे पहले तो अकाउंट का डेटा पढ़ेंगे कि उसमें है कितना, तभी तो हम उसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। हम पढ़े, दोनों T1 पढ़ा, T2 पढ़ा, दोनों को पता चला कि भैया 5,000 रुपया है तुम्हारे अकाउंट में। हम बोले ठीक है, तो 500 रुपया का कुछ सामान खरीदे थे, तो 500 रुपया हम तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए, क्योंकि मैसेज चला गया, अभी नहीं जाएगा, अभी जब कमिट करेंगे तब जाएगा। ये हमारे लोकल कंप्यूटर में हो रहा है कि अकाउंट में 500 रुपया घटा के अकाउंट का वैल्यू रख ली, तो इस अकाउंट में T1 के हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में 4,500 रुपया हो गया। सेम टाइम में क्योंकि हम 5,000 पढ़े थे, तो एक साथ पढ़े थे, दोनों को 5,000 मिला था, तुम 500 घटाए, तुम्हारे पास 4,500। ये सिस्टम T2 वाला जो सिस्टम है वो 1,000 घटाया, तो उसके पास 4,000 रुपया, ठीक है। दोनों कमिट करेगा। कमिट कहने का मतलब राइट करेगा। डेटाबेस में पहले वाला जो 5,000 बैलेंस था उसको राइट करना है, और हमको पता है कि राइट साइमल्टेनियस नहीं हो सकता। राइट साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस या दो ट्रांजेक्शन एक जगह राइट दो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे, हम लॉकिंग सिस्टम यूज करेंगे टू हैंडल कंकरेंसी। डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू स्कीम्स। पहला है लॉकिंग, पहला है लॉकिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉक अकाउंट, सेम अकाउंट को लॉक कर दिए, ठीक है। तब उसको पढ़े, उसको पढ़ने के बाद हम उसमें 500 रुपये घटा दिए, कमिट कर दिए, फिर अनलॉक कर दिए, अनलॉक कर दिए। जब लॉक कर दिए थे, जब हम लॉक किए थे, उसके पहले अगर कोई प्रोसेस होता तो हम लॉक नहीं करते, हम अनलॉक होने का ख्याल ये करते। जब यहाँ अनलॉक कर दिए, जब अनलॉक हो गया, तब ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगा, उसको जैसे ही अनलॉक मिलेगा वो उसको फिर से लॉक कर देगा, फिर से लॉक करेगा, और फिर अकाउंट को पढ़ेगा, उसमें से 1,000 माइनस करेगा, और तब कमिट करेगा, फिर अनलॉक करेगा। इस कंडीशन में दोनों प्रोसेस को लॉक के हिसाब से साइमल्टेनियस तो था, लेकिन हम सीरियलाइज कर दिए कुछ हद तक,
कुछ हद तक स्टेबलाइज कर दिए ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हम लॉक कर दिए थे। Locking of the transaction may sometimes result in the deadlocks, so timestamp is another scheme to prevent deadlock. Prevent deadlock, यहाँ पे deadlock कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रांजेक्शन अनलॉक नहीं करता है, इसको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद किसी तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट था वो रन नहीं कर पाया, कुछ हो गया, तब क्या होगा? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है कि अगर ये ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुआ और कमिट होने के बाद रोल बैक भी नहीं होता है, रोल बैक होता है अंडू करना, है ना, वो रोल बैक भी नहीं होगा कमिट होने के बाद। तो क्या होगा कि ये ट्रांजेक्शन जो लॉक लगाया, लॉक रह गया, मतलब बाथरूम में छिटकिनी अंदर से लगाए, खुल ही नहीं रहा है, बंद हो गया। ठीक है, तो बाहर जितने लोग भी हैं वो पेट पकड़ के खड़ा रहेंगे, जब बाथरूम खुलेगा नहीं, उनको अनलॉक नहीं कर पाएंगे उसको। तो T2 ट्रांजेक्शन जाना चाह रहा है लेकिन लॉक खुल नहीं रहा है, इसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, तो लॉकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन में समटाइम रिजल्ट इन द डेडलॉक, सो टाइम स्टैम्प इज अनदर स्कीम टू प्रिवेंट डेडलॉक। दूसरा था टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कहने का मतलब, यस सर समाजी टॉपिक खत्म कर दीजिएगा क्या? एक कुछ घंटा, और? 1 घंटा नहीं लेने दोगे? तो पहले इतना तो समझ आती है अच्छे से। तो हम तो पूछते जा रहे हैं हर स्टेज पे, समझे कि नहीं समझे? इसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे सर, छोड़ दीजिए बीच में। हाँ क्या नमन, फिर से बोलो। छोड़ सर बोल रहे दें? हैं। यस सर। अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा है। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, हाँ अगर प्लीज आस्क। पीछे वाले में मतलब जो प्रोसेस में अगर एक में माइनस हो रहा है, एक में थोड़ा सा प्लस हो लाउड रहा बोलो हो, ना। तो सर अगर एक में 500 घटा रहे हैं और एक में सर अगर मान लीजिए कि 1000 जोड़ रहे हैं, तो क्या हाँ। होगा सर? तो मतलब तो उसमें भी लॉकिंग होगा अगर इसमें हाँ 500 देखो, उसमें प्लस अब कर रहे हैं? बात समझो, हम रीड एक साथ कर सकते हैं, हम रीड एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम रीड करने में हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी इनकंसिस्टेंट होने का बात नहीं है। हम रीड अलाउ कर देते हैं कि दो प्रोसेस एक साथ रीड कर सकता है, दो प्रोसेस एक साथ रीड कर सकता है, लेकिन दो प्रोसेस एक साथ राइट नहीं कर सकता है, दो प्रोसेस एक साथ राइट नहीं कर सकता है। यही चीज डेटाबेस में भी है और हर जगह है। हर जगह तुम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तुम पढ़ोगे कि दो कोऑपरेटिव प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ चुके होगे तुम, यस वहां सर। पे भी हम लोग लॉकिंग करते थे और दो कोऑपरेटिव नेटवर्क इज पुअर सडनली सो आई एम डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन। ओके, ये किसका मैसेज है? शुभम, V2 रोल नंबर 18। अच्छा देख लेना, इसका भी अटेंडेंस नोट हो जाए। बोल रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सर तो हम मेरा भी वही हो रहा है सर, मेरा भी सर एक बार देखिए सर। अच्छा सुनो, क्या कह रहे थे? हाँ, तो रीड हम एक साथ कर सकते हैं, दो टू साइमल्टेनियस और मोर देन टू साइमल्टेनियस रीड इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। बट कमिट करने का मतलब कि एसी में वैल्यू है 500, सॉरी 4500, और इधर एसी में वैल्यू है 4000, और कमिट कहने का मतलब कि दोनों ट्रांजेक्शन उस डेटाबेस में जा रहा है और उसी टपल में लिखने वाला है, उसी टपल में लिखने वाला है, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब हम दो तरीका आजमाएंगे, दो तरीका आजमाएंगे। पहला तो ये कि हम राइट करने समय यहाँ पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूरा ट्रांजेक्शन लॉक कर दे रहे हैं। हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को लॉक करना चाहते हैं, ये कमिट को लॉक करना चाहते हैं। जब हम कमिट करने जाएं, कमिट करने के पहले हम इसको लॉक कर दें। ठीक है, तो कमिट करने का मतलब कि हम अपडेट करने जा रहे हैं अकाउंट में 5000 को 4500, और ये भी कमिट करने आएगा, उसको 4000 करने आएगा, लेकिन लॉक मिलेगा तो राइट नहीं कर पाएगा, वहां पे राइट नहीं कर पाएगा, इसको वेट करना पड़ेगा। जब हम कमिट कर लेंगे और तब उसके बाद अनलॉक करेंगे, तब ये राइट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको दोनों मिलेगा बराबर बराबर। ये कमिट करने के बाद ये पढ़ेगा, तो इसको तो 5000 मिलेगा नहीं, तो 4500 मिलेगा,
जब 4,500 मिलेगा, इस 4,500 में से 1,000 घटाएगा, तो 3,500 डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा था, दोनों कमिट है, दोनों कमिट में से पहले जो कमिट हो जाएगा और जो बाद में कमिट होगा, पहले वो तो ओवरराइट कर देगा। अगर पहले छोड़ दो, मतलब बाद में अगर ये कमिट होता है तो वैल्यू हमको 4,500 मिलेगा, ठीक है। और अगर बाद में ये कमिट होता है तो वैल्यू 4,000 मिलेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन कितना, 1,500 ट्रांजेक्शन कर चुके हम लोग, 5,000 में से 1,500 का ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो हमको तो यहाँ 3,500 ही मिलना चाहिए था। समझ रहे बात को? यस सर। लेकिन अगर हम कमिट कराते हैं और लॉक नहीं करते हैं तो दोनों डेटा एक ही पढ़ेगा, दोनों उसी डेटा के साथ ऑपरेशन करेगा। लेकिन इसी कारण से हम इनकंसिस्टेंट हो जाता। तो दो तरीका था, एक लॉकिंग था और दूसरा था टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में मतलब घड़ी देख लेंगे कौन पहले आया कौन बाद में आया, जो पहले वाला है उसको पहले। खैर अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस होगा। तो ऐसा होता है कि हम एक ही समय पे मतलब आप भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम भी आपको पैसा भेज सकते हैं, आप भी मेरे को पैसा भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो सर उसमें तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है। नहीं, तो अब देखो, हम मेरे टपल में क्या क्या होने वाला है। हम तुमको पैसा भेज रहे तो मेरे अकाउंट से पैसा घटेगा, पैसा माइनस होगा। तुम भेजोगे तो मेरे अकाउंट में प्लस होगा। सेम काम वहां भी होगा। तो मेरे अकाउंट में दो राइट होने वाला है। एक राइट जब हम तुमको भेजेंगे तो माइनस करके जो राइट करेंगे वो, ठीक है। दूसरा राइट जब तुम भेजोगे तो मेरे अकाउंट में प्लस होगा, वो दो राइट। ये दोनों राइट साइमल्टेनियस नहीं होगा, दोनों राइट साइमल्टेनियस नहीं होगा। और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, शेड्यूल पढ़ेंगे और शेड्यूल के बारे में पूरा का पूरा सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। हमको सारा का सारा चीज लगता है कि सारा का सारा कंकरेंट हो रहा है, लेकिन एक टपल पे जब दो क्यूरी आएगा उसको हमको सीरियलाइज करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। ऐसा किसी भी नेटवर्क में कोई प्रोसेस चल रहा है, मतलब कोई फाइल है नेटवर्क में, ठीक है, ऑनलाइन हम उसको खोल के एडिट कर रहे हैं सिस्टम में, सेम टाइम उस फाइल को तुम खोल के एडिट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हर जगह होता है, हर प्रोसेस में होता है। ये अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, सेम टाइम में उस प्रोग्राम में तुम कुछ राइट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम लोग पढ़े थे कि दो कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है, अगर उसको राइट करना है और रीड करना है कोई वैल्यू को, दो थ्रेड है मेरा या दो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। रीड भले कर ले लेकिन राइट साइमल्टेनियस नहीं कर पाएगा, ठीक है। कारण यही है, तू दो साइमल्टेनियस राइट जब हम देंगे तब तक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको तुम जैसे सोचना चाहो सोचो कि हम एक रैम में कुछ डेटा है उसको चेंज कर रहे हैं, तो तुम भी चेंज करो, हम भी चेंज कर रहे हैं, कैसे होगा चेंज? हार्डवेयर लेवल पे भी पॉसिबल नहीं है ना। डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस एक साथ तो कोई एक ही डेटा लेके जाएगा, कोई एक ही एड्रेस लेके जाएगा। और हम भी राइट करना चाहते हैं, तुम भी राइट करना चाहते हो उसी लोकेशन पे, तो दो डेटा बस दो इन्फॉर्मेशन तो जाएगा नहीं, एक बार में एक ही काम जाएगा। तो हार्डवेयर भी रिस्ट्रिक्टेड करता है हमको। तो हार्डवेयर में भी हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं, बारी बारी से ही होगा। समझ में आ रहा है राजेश? यस सर, समझ गए। ठीक है, चलो फिर देख लेना तुम लोग। शुभम और प्रियरंजन दिखा नहीं उनको आज? यस सर। हाँ ठीक है, यस सर, ले लिए। गुड, ओके। चलो फिर बंद करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस पे एक नजर डालेंगे, ठीक है। ओके सर। बाय बाय।